हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th में नया चैप्टर शुरू करने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परमाणु की संरचना में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये चलिए इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, परमाणु होता क्या है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है, कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एक सबसे छोटे से छोटा कण होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। तो एक काम करते हैं, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे को एक थ्योरी दी थी, उसी थ्योरी से अपन लोग शुरू करते हैं कि भाई वो थ्योरी क्या है ना, क्योंकि भाई किसी ने तो बताया है ना अपन लोगों को, तो वो थ्योरी क्या है वो जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर अपन को एटम के बारे में किसी ने कुछ बताया है तो वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने अपन को क्या बताया था, एटम के बारे में बताया था। इससे पहले भी हुए हैं, जैसे इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर अपन लोग देखें तो कणाद एक ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले कण के बारे में बताया था। लेकिन अपन को बुक के टर्म्स में पढ़ना है तो अपन लोगों को सबसे पहले किसको याद रखना पड़ेगा, डाल्टन को याद रखना पड़ेगा। तो डाल्टन ने क्या बोला, देखिए डाल्टन ने बोला कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट बनते हैं, जो भी कोई एलिमेंट है ना, तो वो किससे बनता है, स्मॉल साइज पार्टिकल से बनता है। और उस स्मॉल साइज पार्टिकल्स को ही क्या बोल देते हैं, एटम्स बोल देते हैं। ठीक है। अब अगर एक ही एलिमेंट के हैं, जैसे सोडियम के एटम है, तो सोडियम के सारे एटम्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। बट सोडियम और हाइड्रोजन में कंपेयर करोगे तो क्या उनके एटम सेम होते हैं क्या, वो डिफरेंट होते हैं, है ना। ये अपन लोगों को बोला गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि देखो, सबसे पहले कोई भी चीज होगा उसका सबसे छोटे, वो किससे बना हुआ होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन लोग क्या बोलते थे, एटम्स। सेम एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो है डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखो, एटम्स का कुछ ना कुछ एक निश्चित मास होता है, एटम्स का कुछ ना कुछ एक निश्चित मास होता है, बट दे आर स्ट्रक्चरलेस। मैं एक बार ये सारे पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बता पाऊं आप लोगों को कि एक्चुअल में डाल्टन के पॉइंट्स में, ये डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या कमियां थी, वहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट इसने जो दिया था वो ये था, एटम्स ऑफ different elements take part in chemical reaction to form कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक कोई मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं ना। यहाँ पे कंपाउंड्स लिख दो या फिर मॉलिक्यूल्स लिख दो। ओके, इसकी एक और बड़ी पॉइंट थी जो आप जहां से अपने को क्वेश्चन निकल के आ सकता है, वो ये है, एटम्स does not exist in free state, so
दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। भाई हाइड्रोजन का जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या बना लेते हैं, Cl2 गैस बना लेते हैं, Cl2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से इसने कहा कि एटम्स जो होते हैं वो मुक्त अवस्था के अंदर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो है वो सब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। एक पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं, वो पॉइंट क्या है अगला, है ना। अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास है, बड़ा ही मतलब सिंपल पॉइंट है, हालांकि ये सबसे पहला लिखा जाना चाहिए था। Atoms can neither be created nor be destroyed. एटम्स को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इससे अपन लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है। भाई देखो, इसने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम्स होता है। तो ये लाइन आज भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। एक हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, है ना। तो अब देखो मैं इस चीज को बताता हूं कि डाल्टन ने जो बताया था और आज हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं बच्चों, तो उसी से अपन समझते हैं। भाई हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, तो शायद आप लोग भी अभी कह रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन मुझे बताओ, आप लोग जब भी समस्थानिकों की बात करते हो, आइसोटोप्स की बात करते हो, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा 1H1, ठीक है, दूसरा आपने एग्जाम्पल लिया 1H2, तीसरा आपने एग्जाम्पल लिया 1H3। देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 2 जो है वो राइट साइड में भी हो सकता है और ये जो मास है उसको लेफ्ट साइड में भी लिखा जा सकता है। कहने को तो तीनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन क्या ये तीनों की प्रॉपर्टीज, क्या ये तीनों सेम है, क्या ये तीनों एक ही जैसा बिहेवियर शो करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन में थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ है, पक्का। अगला देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ही। एग्जांपल ये है, कैल्शियम 20, एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम, पोटेशियम और ऑर्गन तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तीनों अलग अलग एटम है, तो इनका कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम और ऑर्गन तीनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, मतलब सम सिमिलैरिटी इज देयर। तो इसके हिसाब से तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए और सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेम एलिमेंट्स, अब आप देखो ये तीनों किसके एग्जांपल है, ये तीनों समभारिक के एग्जांपल है। समभारिक बोलो या आइसोबार्स बोलो, इसी के तो एग्जांपल है ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किसकी वजह से फेल हो गया, सेकंड पॉइंट, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की वजह से फेल हो गया। क्लियर? अब अगले पे आ जाओ। एटम्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मास बट दे आर स्ट्रक्चरलेस, कि एटम का खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा है 9-10 क्लास के अंदर में, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ा है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, थोड़ा बहुत आप लोग बोर के परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जानते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब वो परमाणु का स्ट्रक्चर होता तो है, तभी तो उन्होंने समझाया है ना, कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, किसी ने थोड़ा गलत समझाया, किसी ने थोड़ा और एडवांस वर्जन समझाया, लेकिन मॉडल है, उनका स्ट्रक्चर है, तभी तो समझा पाए ना। तो इसका मतलब अलग अलग परमाणु सिद्धांत के उनके स्ट्रक्चर की खोज होने के बाद ये नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, अगले पॉइंट पे आइए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। देखो इसने बोला कि एटम्स जो हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट करते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये पॉइंट तो ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगले पॉइंट की बात करूं, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में कभी रहते ही नहीं है। तो इनका ध्यान कौन रखता है, ये कैसे रहते हैं जरा बताओ। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये तो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये तो हमेशा फ्री स्टेट में रहते हैं। तो इसका मतलब
इनर्ट गैस की, नोबल गैस की, अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, फेल हो गया। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये लाइन भी गलत हो गई है। बोलो सर ये कैसे गलत हो गई है? ये इसलिए गलत हो गई है क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की है तो हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे आप देखो यूरेनियम 92 236 है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है से पोलोनियम 90 234 सॉरी 230। तो एक चीज देखो, आप यहां पे एक रिएक्शन देखो कि यूरेनियम जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करता रहता है। ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स है ना, हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो देखो हीलियम के पार्टिकल्स निकले तो आपके पास में क्या बन गया, पोलोनियम बन गया। यहां पर यूरेनियम से पोलोनियम बन गया, तो इसका मतलब एक एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, ये तो गया ना, और ये बन गया या फिर ये भी बन गया, तो इसका मतलब एटम को बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी फेल हो गया। ठीक है, अब देखो अपने हिसाब से कितने पॉइंट ट्रू हो रहे हैं, एक तो ये पॉइंट ट्रू हो रहा है और एक ये पॉइंट ट्रू हो रहा है बस। लेकिन इस पॉइंट में भी गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो देखो, एटम क्या सबसे छोटा पार्ट होता है क्या? मतलब यहां पे लिखा जाना चाहिए स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन नहीं, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम जानते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, मीजॉन्स होते हैं, है ना। तो ये सब भी होते हैं। मतलब अपने कोर्स में अपन को ज्यादा फोकस इन तीन पे ही करना है, लेकिन ये सब भी इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप ही बताओ, जब इतनी सारी चीजें अंदर छोटे छोटे फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल हुआ क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही लाइन इसमें जो है, ये एक ही स्टेटमेंट जो है वो डाल्टन का सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट नई नई रिसर्च के बाद, नई नई खोज के बाद इसके सारे पॉइंट्स जो है वो फेल हो गए। तो अपन जो ये पॉइंट बोल के याद करते हैं ना कि भाई एटम क्या होता है, एटम वो होता है जो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो ये डेफिनेशन को अब अपन को समझना चाहिए। तो देखो इतनी चीजें अब अपन को पता चल गई कि एटम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो किस तरह से रिएक्शन करेगा, क्या करना चाहता है, वो फ्री स्टेट में रहता है कि नहीं रहता, काफी चीजें आपको पता चल गई। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप खुद ही सोच के बताइए, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एटम की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, एटम है क्या वास्तविकता में। तो अब देखिए इसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है, एक बार देख लेते हैं, देखते हैं। हालांकि डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, बट डेफिनेशन अपन को क्लियर होगी तो अपने को कॉन्सेप्ट को जनरेट करने में, कॉन्सेप्ट बनाने में अपनी बहुत हेल्प हो जाएगी, अपने को बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। देखिए एटम के डेफिनेशन में मैं कुछ कीवर्ड्स जोड़ रहा हूं, वो कीवर्ड्स याद रखने हैं। Atom is defined as the smallest particle of an element that possess its all physical and chemical properties. कि एटम के पास, एटम किसी भी तत्व का वह परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो उस तत्व की सारी के सारे भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को दर्शा सकता हो। जैसे देखो मेरे पास एक सोडियम का एटम है, चाहे मेरे पास एक सोडियम का एटम हो, चाहे मेरे पास 50 सोडियम के एटम मेरे पास हो, सबका फंक्शन कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। अब बोले ये कैसे, देखो सोडियम का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। सोडियम का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, सोडियम जो होता है ग्रे कलर का होता है। तो आप देखो सोडियम जो है वो सॉलिड है, सोडियम जो है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे लस्टरस होता है, मतलब एक चमकदार होता है, ग्रे कलर भी चमकता रहता है, ठीक है। इसको अपन को कहां रखा जाना चाहिए, केप्ट इन डार्क, और क्या हवा से दूर रखना चाहिए, अवे फ्रॉम एयर,
तो इसका मतलब हो गया कि इसको डार्क में भी रखना है और हवा से भी दूर रखना है। तो बाहर लाते कोई भी चीज तो हवा के संपर्क में आ जाती है, तो सबसे बढ़िया है कि इसको रखना है तो किस में रखा जाए, फिर केरोसिन में रखा जाए, कैप्टन केरोसिन ऑयल, क्योंकि केरोसिन जो है वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा हवा के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे अमाउंट में जो है वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, इसी वजह से सोडियम जो है ना, जैसे आप ये देखोगे तो Na2O बन गया, और अगर यही सोडियम जो है अगर आप इसको पानी के साथ में रिएक्शन करवा दो, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। और ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि आग लग जाती है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सट्रीम हीट हो जाती है, तो हीट से क्या हो जाता है, आगे फायर हो जाता है, आग लग जाती है, राइट। तो देखो इसका मतलब ये सबकी प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर भी अगर आप इतने बड़े मॉलिक्यूल को भी देखोगे, है ना, इतने बड़े मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, मतलब इतनी सारी चीजों को, इतने सारे सोडियम को भी अगर आप एक साथ देखोगे तो भी इनका फंक्शन भी ऐसा ही होगा, है ना, मतलब ये भी सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होंगे, इनका भी कलर ग्रे होगा, इनको भी हमें डार्क में रखना पड़ेगा, इनको भी हवा के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही क्या बना लेता है, ये सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, राइट। तो ऐसी मतलब सारी प्रॉपर्टी एक एटम में भी होती है और ग्रुप ऑफ एटम्स में भी होती है। ये सब क्या है, ये सब जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सब क्या चीज है, ये सब है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक एटम के पास होती है। अच्छा, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला कि यार एक एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है और उसके अंदर में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तीनों चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इससे मतलब आप क्यों बोल रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटे पार्टिकल्स तो है ना हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आप जरा समझ लीजिए कि एटम वो छोटा पार्टिकल है या वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो प्रॉपर्टी शो करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास में, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी आपको ये डेटा एक बार के लिए याद रख लीजिए, इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा तो इनकी कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैंने आपको एक पैकेट के अंदर में 11 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 11 प्रोटॉन दे दिए और 12 न्यूट्रॉन दे दिए, तो बताइए क्या वो सॉलिड स्टेट में होगा, बताइए वो क्या मेटल की तरह, मतलब इसकी एक और प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं कि वो किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये किसकी तरह उसका बिहेवियर होता है, मेटल की तरह। तो बताइए ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के मेटल बनाएगा क्या, क्या इसका कलर ग्रे होगा क्या, क्या ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा क्या, क्या इसको केरोसिन में रखा जाना चाहिए क्या, तो नहीं, आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इंडिविजुअली कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकते। और जब मैं अगर एक पैकेट में रख के दूंगा तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने की वजह से क्या होगा, आकर्षित करने की वजह से क्या होगा, उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचेंगे, तो वो तो कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भले ही छोटे पार्टिकल है लेकिन वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी शो कर सकता है वो छोटे से छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। तो देखिए इससे अपन को यहां तक की तो चीजें समझ में आ गई कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम के लिए सबसे पहली स्टोरी किसने बताई थी अपन लोगों को, उसकी स्टोरी में उसने कहा स्ट्रक्चरलेस। जैसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि परमाणु संरचनाहीन है, परमाणु स्ट्रक्चरलेस है, तो अब आपके पास क्वेश्चन निकल के आ गया। मैं आपको 4 नाम दे सकता हूं, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन। तो अब तुम फंस गए कि यार अगर ये डाल्टन के बारे में नहीं पता होता तो अपन लोग को बोले किस पे टिक करें, सभी पढ़े हुए और कुछ किसी में ऐसी बात आई नहीं रही है या किसी में ऐसी बात आ रही, कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए बेस्ट पार्ट यही है कि आप लोग जो है इस थ्योरी को आप लोग इस तरह से समझ लें। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अपन लोग बात करने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटम के अंदर चलना शुरू करते हैं। एटम तो प्रॉपर्टी बताता है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी कुछ तो काम होता होगा, तो पहले इनके बारे में जाने की इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना। तो ये सब चीजें अब अपन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन लोग यहां पर डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी,
देखो बहुत लंबी कहानी है, अपन लोग ऐसा इतना ज्यादा डिटेल पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ एक छोटा सा पॉइंट अपन समझ लेते हैं कि ये इसकी थ्योरी या इसका जो अपन ने डिस्कवर किया था वो किसने किया था। तो देखो सबसे पहला काम जो है ना, वो काम किया था हमारा फैराडे। मैं यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं, सबसे पहला काम किसने किया था? फैराडे ने किया था। फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कब? 1879। विद्युत निस्सरण का नियम दिया। मतलब समझ में आ जाएगा अभी क्या होता है, अभी समझा दूंगा इसका नियम। ठीक है, ये नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। बट फैराडे जो है उससे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं कर पाया, लेकिन इस लॉ से थॉमसन एक साइंटिस्ट है, पूरा नाम आप सब जानते ही हैं, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है। उसने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन। किसकी हेल्प से? फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से ही इसकी डिस्कवरी करी थी 1897। ठीक है, ईयर्स आप लोग याद रख सकते हैं, वहां 79 है या 97 है। फैराडे ने नहीं किया था, फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, मतलब फैराडे ने बेस बना दिया था। जे थॉमसन ने उसको डिस्कवरी किया। अब डिस्कवरी किया कैसे? तो देखो जब भी कभी पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनते थे, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो मशीन है, उसका नाम है कैथोड प्रकाश नली, है ना। कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उसको। भाई कैथोड रे ट्यूब होती क्या भाई? तो कैथोड रे ट्यूब जो है, यहां बना देते हैं। कैथोड रे ट्यूब एक कांच की ट्यूब होती है ना, हार्ड ग्लास की ट्यूब है ये। ठीक, अब ये ऐसा सिलेंड्रिकल है, मतलब ऐसा रखा हुआ है, कांच की ट्यूब है इसके अंदर में। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या फिट किया हुआ है? इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रोड फिक्स किए। इसके अंदर में क्या रखे हुए? 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए। ये 2 इलेक्ट्रोड किसी से तो कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली कनेक्टेड है। तो ये बाहर एक बैटरी के सोर्स से कनेक्टेड है। बाहर ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है। यहां पर पॉजिटिव साइन, यहां पर नेगेटिव साइन, तो डेफिनेटली यहां पर भी कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव, और इधर कैसा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो है, ये है कैथोड, और ये जो है इसे अपन ने नॉमेनक्लेचर किया है एनोड। इस ट्यूब में से पहले क्या करते हैं? इस ट्यूब में से सारी की सारी हवा जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अब जब सारी की सारी हवा बाहर निकालनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये वाला साइड वैक्यूम पंप के लिए, यहां से सारी की सारी हवा को अपन ने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब जब हवा को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। अंदर वैक्यूम होने के बाद हमने इसमें गैस भरी। बोले कौन सी? हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जो भी गैस है आपके पास में, वो इसमें एक गैस कोई भी फिल कर दीजिए। ठीक है, अब वो जो गैस आप फिल करते हो, तो गैस जो है उसको बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं होने चाहिए। आप सब लोग देखो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के आए हो, सबको पता ही है ये बात तो, कि गैस जो है जितना प्रेशर ज्यादा उसके पार्टिकल्स भी ज्यादा, राइट ना। और यहां पर जो बाहर आपने बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास। मतलब वोल्टेज तो कैसा होना चाहिए? वोल्टेज तो बहुत ही हाई होना चाहिए। और जो यहां पर गैस है उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए? उसका प्रेशर लो होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। अब प्रेशर कम कितना होना चाहिए? 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 mm होना चाहिए।
एयर का प्रेशर कितना होता है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। अब तुम सोच लो 10 की घात -2 से 10 की घात -3, मतलब 0 पॉइंट प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.01 से 0.001 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर होना चाहिए, लगभग नाक के बराबर प्रेशर होना चाहिए। अब जब प्रेशर नाक के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब बोले इससे क्या फायदा होगा, तो देखो इससे क्या फायदा होगा, अब जरा सोचो। जब आपने बैटरी में यहां पर आपने टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिए और यहां पे हाई वोल्टेज लगा दिया, तो अब आप देखो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करेगा, इन गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी देगा। वोल्टेज इज या बैटरी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी जो है इन पार्टिकल्स के पास ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो कौन सा फिनोमिना होता है, फिनोमिना होता है, मतलब यहां पे प्रोसेस क्या हुआ, यहां पे प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, विद्युत निसरण का प्रोसेस हुआ है यहां पर। अब ये क्या होता है, तो देखो एक चीज समझो पहले तो कि हाई वोल्टेज की हेल्प से, ढंग से समझना, हाई वोल्टेज की हेल्प से किसी भी गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज करने की प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। मतलब गैस के पार्टिकल्स को, जैसे मान लो से ये गैस है, इस गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज करने की प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। इससे क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उस समय पर नाम नहीं था, मतलब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज अपन को समझ में आई है ना। अब नेगेटिव आयंस ही बोल रहा हूं, अभी मैं इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, नेगेटिव आयंस के साथ ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अब बात समझो कि यहां पर ये होता कैसे, मतलब सिर्फ वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज दे दिया, चलो सर तो भी हो जाता है क्या, तो आप देखो सबसे पहले होता क्या है, यहां पे पार्टिकल्स कम होते हैं। अब जब पार्टिकल्स कम होते हैं तो जगह खूब होती है, जगह ज्यादा है तो एक पार्टिकल बहुत सारी एनर्जी गेन करता है, और बहुत सारी एनर्जी गेन करता है तो वो तो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई तो कोई भी पार्टिकल ज्यादा एनर्जी गेन करके स्टेबल तो नहीं होता ना, तो वो क्या चाहता है, वापस से स्थायी होना चाहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आप देखो कि ये पार्टिकल क्या है, यहां से भागना शुरू करता है, यहां से दौड़ना शुरू करता है। अब जब ये पार्टिकल दौड़ेगा तो सोचो खाली जगह है, मतलब बिल्कुल आप खाली सड़क पे बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोई प्रतिरोध ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई बीच में ट्रैफिक ही नहीं है जिससे आपको रोकना पड़े गाड़ी, है ना। अब जैसे ही आप सोचो कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो दूसरे पार्टिकल से जब जाके टकराएगा तो टकराने की वजह से यहां पर आयंस में कन्वर्जन हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाई वोल्टेज से पार्टिकल्स को एनर्जी दी जाती है, और एनर्जी देने के बाद में संघट्ट प्रक्रिया होती है, कोलिजन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयंस का निर्माण होता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोल देते हैं, राइट। तो देखो ये चीज समझ में आई। पहली बात तो कि प्रेशर जो है वो कैसा रखना चाहिए, प्रेशर बहुत ही कम रखना चाहिए, प्रेशर बहुत कम और वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा। वोल्टेज ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जल्दी होगा। और प्रेशर कम रखा हुआ है, प्रेशर ज्यादा कर ले, तो प्रेशर ज्यादा कर लेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, और बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, लेकिन प्रभावी संघट्ट नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इसकी वजह से ये आयंस में कन्वर्जन नहीं होगा। तो याद रखना प्रेशर कम ही लिया जाता है। तो अब समझो जरा, यहां पर क्या हो गया, यहां पर अब मेरे पास में आयंस अवेलेबल हो गए, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है। तो जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, वो किस तरफ मूव करेगा, तो वो नेगेटिव आयन जो है वो मूव करना शुरू करेगा किसकी तरफ में, इधर एनोड की तरफ पे मूव करना शुरू करेगा। मतलब देखो ये गैस के पार्टिकल्स, अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, बोले फर्स्ट टाइम पे इनको एनर्जी कैसे मिली सर, ये पार्टिकल तो इधर है, हम तो एनर्जी इसी तक ही दे सकते हैं ना, हाँ है ना, या फिर इस टर्मिनल पे आ जाएगी या इस टर्मिनल पे आ जाएगी। तो बेटा जी ये गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, पक्का। तो गैस के पार्टिकल जब इस सरफेस पे आके टकराते हैं
तो इस सरफेस से क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे पार्टिकल से जाकर जब टकराते हैं तो आयंस का निर्माण करते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। बताइए ये बात समझ में आया क्या? तो इसका मतलब कैथोड रे ट्यूब के अंदर में हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस लगाया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रोसेस से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो हमें ये पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो किधर से किधर मूव करते हैं, कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। राइट, ये बात अपन को समझ में आएगा कि कैसे करना है, अपन लोगों को कैसे डिस्कशन करना है, यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैं अभी भी यहां पे इसको क्या लिख रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो करी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नाम नहीं दिया था कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। इसने क्या नाम दिया था? इसने नाम दिया था सीआर ट्यूब पार्टिकल्स। कैथोड रे ट्यूब के जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। राइट, अच्छा तो फिर इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, लॉरेंज और स्टोनी, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, कैथोड रे ट्यूब में अवेलेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? नाम दिया था इन्होंने, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था। तो लॉरेंज और स्टोनी। बोले अभी स्लैश हिंदी वाला और है या इंग्लिश वाला और है? तो एक बात बता देता हूं, ये जो है बुक्स के अंदर में, अलग अलग बुक्स में दोनों नाम लिखे हुए हैं। किसी लिटरेचर के अंदर में लॉरेंज लिखा हुआ है, किसी में स्टोनी लिखा हुआ है। तो हमको दोनों ही नाम याद रखने लगे कि ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज थे उनको क्या किया है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। ठीक है ना, जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी है, लेकिन जे थॉमसन ने नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, और भी काफी सारे पॉइंट्स यहां से निकल के आ सकते हैं। वो ये है कि अब बोले ये प्रूफ कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, या आपको कैसे पता चला कि ये एनर्जी पार्टिकल्स है? क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल्स होते हैं, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सीआरटी, मतलब कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स आर इनविजिबल, दिखते ही नहीं है। तो जब दिख ही नहीं रहे तो तुम बोले जा रहे हो कि बोले हाँ यहां से पार्टिकल जा रहे हैं, अगर इमेजिन ही करना है, हाँ सर जा रहे हैं, तो प्रूफ कैसे किया आप लोगों ने? तो देखो प्रूफ करने की वजह थी। प्रूफ कैसे किया जाए, इसमें क्या करो, इसमें छोटे छोटे होल बना दो स्प्लिट में। एनोड में क्या कर दो, ऐसे छोटे छोटे छेद बना दो इसके अंदर में। जब आप इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद बना दोगे तो इसका मतलब अब जो इसमें से पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, निकल के चले जाएंगे। तो पीछे क्या कर दो, यहां पर आप कैथोड रे ट्यूब के पीछे की तरफ आप फास्फोरेसेंट मटेरियल, फास्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। फास्फोरेसेंट मटेरियल वो होता है जिसके ऊपर अगर थोड़ी भी एनर्जी वाला पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो क्या करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। राइट, तो आप देखो कि इसके पीछे जब ये यहां से पार्टिकल्स निकले, पार्टिकल्स ऐसे निकल के आएंगे इधर से, राइट, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इधर से निकल के आएंगे। तो जब ये पार्टिकल्स इन छोटे छोटे होल से पास होते हैं तो यहां पर इस फ्लोरोसेंट मटेरियल, स्फुरदीप्त पदार्थ बोलते हैं हिंदी के अंदर में, स्फुरदीप्त पदार्थ से जब जाकर टकराते हैं तो यहां पर क्या कर देते हैं, ऐसा ग्लो, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तब तो पक्का हो गया, पहले तो नहीं हो रहा था ऐसा, अब तो पक्का हो गया कि यार कोई पार्टिकल्स तो ऐसे आते ही हैं जिनकी वजह से यहां पर ग्लो होता है। और आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है? तो बेटा जी इस एनोड के ऊपर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल तो आएगा नहीं। विपरीत आवेशित आयन ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इधर की तरफ आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब कोई आपसे पूछ ले कि ये फास्फोरेसेंट मटेरियल है, स्फुरदीप्त पदार्थ होता क्या है? तो स्फुरदीप्त पदार्थ का एक नाम याद कर लो, जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फाइड जो है वो यहां पर क्या करता है, इसकी कोटिंग कर सकते हैं। जिंक सल्फाइड का पाउडर आता है जिसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ऐसा चीज ये पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये इनविजिबल है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? तो देखो, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो ये अपन फॉस्फोरोसेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसकी हेल्प से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। देख तो नहीं सकते अपन इसको ये कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बड़ी बात, कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सीआरटी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, शैडो कास्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, शैडो कास्ट करते हैं। शैडो किसकी कास्ट करेंगे? आप जैसे मान लो रास्ते में कैथोड से लेकर के एनोड के बीच में आपने कोई चीज रख दी इधर, है ना, आपने रास्ते में कोई चीज रख दी, तो इसकी शैडो किधर बनेगी, इसकी शैडो यहां पे बन जाएगी, इसके ऊपर इसकी शैडो इधर बन जाएगी। मतलब जैसे मान लो कि अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो मेरी शैडो कहां बननी चाहिए, पीछे की तरफ बननी चाहिए। तो अगर इधर से कोई कैथोड रे ट्यूब्स आ रही है मेरी तरफ, तो इसकी शैडो किधर की तरफ बन जाएंगी, पीछे की तरफ। तो इससे क्या पता चला, कैथोड रे ट्यूब्स जो होती है, कैथोड रे ट्यूब के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू थिक ऑब्जेक्ट्स। जो भी बहुत ज्यादा थिक या मोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते, राइट। और भी इसकी, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड रे पार्टिकल्स के लिए, सीआर पार्टिकल्स के लिए सही नहीं है। तो आपको सारे स्टेटमेंट, सारे पॉइंट्स पता तो होने चाहिए ना, है ना। तो अब देखो, आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, कौन सा प्रोसेस लगाया था, किसने किया था, नाम किसने दिया था, शुरुआत किसने करी थी, सारा प्रोसेस क्लियर है। कुछ एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, अगला जो पॉइंट है जो अपन अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, शैडो की बात कर लिए, परछाई वाली बात कर ही लिए, है ना। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि अपन लोग यहां पर मान लो रास्ते में कोई पैडल रख दे। पैडल का मतलब होता है कोई ऐसा यंत्र जिसे घुमाया जा सकता हो, है ना, कोई ऐसा यंत्र जिसे घुमाया जा सकता हो। तो देखो, ये कैथोड रे ट्यूब है, यहां पे आपका क्या रखा हुआ है, कैथोड, इधर रखा हुआ है एनोड। तो अगर आप यहां पर कोई घूमने वाली चीज रख देते हो, ऐसा घूमने वाली चीज रख देते हो, तो क्या होगा, ये कैथोड रे ट्यूब क्या कर सकती है, इसको रोटेट कर सकती है ना। तो ये जो सीआर पार्टिकल्स है या सीआरटी पार्टिकल्स है, रोटेट द पैडल, ये क्या कर सकते हैं, पैडल को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के पाथ में जो है उसे अपन लोग यहाँ पर, वो जो भी पैडल रखा है उसको रोटेट किया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कैथोड रे ट्यूब जो है, या ये जो कैथोड रे बनी, इन सारी रेस को क्या बोल देते हैं, कैथोड रे बोल देते हैं। बोले क्यों बोला कैथोड रे, है ना, क्योंकि ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट हुई बोले कैसे पता चला, तो आप देखो, सबसे पहले गैस के पार्टिकल्स किससे टकराए थे, कैथोड से। कैथोड से टकराने के बाद ही तो एनर्जाइज हुए, एनर्जाइज होने के बाद में कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद ही तो कैथोड रे बनी ना। तो इसका मतलब शुरुआत कहां से हुई, ओरिजिन कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुई, कैथोड से हुई। बताइए, ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कैथोड रे है, ठीक है, इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक
चार्ज, विशिष्ट आवेश बोलते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। अभी देखेंगे अपन विशिष्ट आवेश कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, विशिष्ट आवेश कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो विशिष्ट आवेश की कैलकुलेशन है ये इंडिपेंडेंट होती है। विशिष्ट आवेश का जो मान है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉड से, इलेक्ट्रॉड के मटेरियल से और गैस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम यहां पर कोई सी भी गैस फिल कर ले, हम यहां पर कोई भी मटेरियल रख दें। बोले शुरुआत में कौन सा रखा था सर, ये तो बताया नहीं आपने। शुरुआत में प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स थे। प्लैटिनम की जगह अगर आप कोई और दूसरा मटेरियल भी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। गैस आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम भर दे, नियॉन भर दे, ऑक्सीजन भर दे, कोई सी भी गैस भर दे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमेशा और हमेशा कैथोड रे ट्यूब के लिए या कैथोड रे पार्टिकल्स के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश का जो मान आएगा वो हमेशा फिक्स होगा। फिक्स होगा तभी तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कि आप कोई भी गैस ले लो या फिर आप कोई भी ऐसा वो लगा दो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि कैथोड रे जो है वो क्या करती है, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो पार्टिकल्स है एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कब, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अभी समझ में आएगा, इसका डायग्राम भी बनाएंगे अपन आगे इन्हीं पॉइंट्स का। ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ in the presence of इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये शॉर्ट में मैंने यहां पर ई एंड एम लिख दिया, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें डेविएट हो जाते हैं अपने सीधे पाथ से, जो सीधी रेखा में गमन करते हैं वो नहीं करते, अब सीधी रेखा की बजाय विचलित हो जाते हैं, किसी दूसरी दिशा की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए जो अपन को कैथोड रे के बारे में जानना है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो कैथोड रे के बारे में बनेंगे सारे क्वेश्चंस। इनको कैथोड रे भी बोल सकते हैं, कैथोड रे पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। याद रखना दोनों का मतलब एक है। कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, सामान्य भाषा में कैथोड किरण बोला जाता है, कैथोड रे बोला जाता है इनको। ठीक है, अब अपन जो है इसका ये विशिष्ट आवेश वाला जो पार्ट है इसको अपन लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मतलब होता है। देखो एक चीज समझो कि किसी भी कंपोनेंट में यदि अपन किसी भी वैल्यू में, किसी भी टर्म में अगर अपन मास का डिवाइड कर दें तो वो विशिष्ट हो जाती है। जैसे तापमान है मेरे पास, तो अगर मैंने तापमान को मास से डिवाइड कर दिया, द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, विशिष्ट तापमान बन जाएगा। क्लियर? अच्छा अब देखो अगर मैंने आयतन को द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, विशिष्ट आयतन बन जाएगा, है ना। तो देखो मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ E by M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। अब E by M बोल रहा हूं मैं, है ना। E मतलब आवेश, चार्ज को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, मास से डिवाइड कर दिया, तो ये कैसा हो गया, विशिष्ट आवेश हो गया क्या। ठीक है, विशिष्ट आवेश मतलब स्पेसिफिक चार्ज। समझ में आ गया। तो इसको आप E by M रेशियो भी बोल सकते हो, विशिष्ट आवेश भी बोल सकते हो। अब जरा एक बात समझो पहले, ठीक है, पहले इस चीज को, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लें, इसको समझ लें ताकि अपना ये वाला काम कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े तो थोड़ा बेटर रहेगा।
देखो ये क्या चीज है, कैथोड, ये क्या चीज है, एनोड, यहाँ पे कौन सा साइन, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा साइन, पॉजिटिव, यही है ना। ये बैटरी हो गया, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, राइट। अब देखो इस सिस्टम को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करेंगे, तो आप तो बस ये देखते जाओ कि पहले यहां से एक ऐसी रे निकली है जो सीधी सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक ऐसी प्लेट बना रहा हूं, देखिए एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया है ना, अभी समझ में आएगा वो अरेंजमेंट क्या है। इसको नॉमेनक्लेचर कर दो बी, ठीक है। अब आप देखो, आप एक काम करो, आप यहां पर अभी तक तो यहां पे कुछ भी नहीं है ना, इधर तो कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का प्रेजेंस नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहां पर इस ट्यूब के, अब ये ट्यूब इधर भी बना दूंगा, इस ट्यूब के बाहर की तरफ आप एक काम करो, इधर लगा दो नेगेटिव और इधर लगा दो पॉजिटिव, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगा दो। बोले ये कैसे लगाए सर? अरे तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इस ट्यूब के ऊपर ऐसा वायर लपेट दो, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे बन जाएगा ना ऊपर की तरफ। तो इन किरणों को, ये कौन सी किरणें, कैथोड रे। तो कैथोड रे किरणें जब विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ये किरणें अपने पाथ से विचलित हो जाती है और दूसरी दिशा में गमन करने लगती है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर, ये मैंने कौन सा इफेक्ट लगा दिया, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो लग गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो लग गया यहां पर, ठीक। अब देखिए अब कौन सा फील्ड लगाना है, अब तो हमारे को चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो ये जो है ये एक ऐसी ट्यूब है, मतलब जो हमारी कांच की ट्यूब है उसके इधर और इसके इधर की तरफ, मतलब एक तरफ क्या लगा दो, एक तरफ लगा दो नॉर्थ पोल मैग्नेट का और दूसरी तरफ क्या लगा दो, साउथ पोल लगा दो मैग्नेट का। क्लियर? मतलब ये हमारी ट्यूब है तो इधर आ जाएगा साउथ पोल और इसके पीछे की तरफ आ जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया था तो कैसे लगाया था, ऊपर लगाया था नेगेटिव पोल और नीचे की तरफ लगाया था पॉजिटिव पोल, ऐसा ही तो लगाया था ना। तो अब देखो यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। तो अगर ऐसा हुआ तो रेज जो है, ये जो कैथोड रे है वो क्या करती है, अपने पथ से गमन करती है और किसी दूसरी दिशा की तरफ चली जाती है। ये हो जाएगा अपना पॉइंट सी। अब ये क्या चीज है, ये एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर क्या की हुई है, इसके ऊपर कोटिंग की हुई है। किसकी कोटिंग की हुई है, स्फुरदीप्त पदार्थ की कोटिंग की हुई है। भाई देखो हम लोगों को ये तो रेस तो दिखती ही नहीं है ना, रेस दिखती है तो बोलो, रेस तो दिखती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी है, ये ZnS कोटेड प्लेट है। तभी तो हमारे को ऑब्जर्व हुआ, तभी तो हमारे को पता चला कि भाई ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या है, ये जो प्लेट है वो बताती है कि बी पे आना चाहिए थी, लेकिन कभी वो ए पर या कभी बी पर आती। तो क्या पता चला, विद्युत क्षेत्र लगाने पर कैथोड रे ए बिंदु पर आरोपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कैथोड रे सी पॉइंट पे इंपोज होती है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लो। पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ट्यूब का शेप आगे से तो बदला जा सकता है ना, यहां तो अपना वही है ना, यहां आगे आप कांच की नली को ऐसे जोड़ सकते हो। तो देखो अब जो है अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर कर दो, 20 एम्पियर कर दो, 30 एम्पियर कर दो।
अलग अलग करंट पास कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी जो है वो बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। तो इस तरह से जब ये काम किया गया, अलग अलग चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र अप्लाई किए गए, तो थॉमसन ने, ये काम किसका था, ये काम परफेक्टली जे थॉमसन ने किया है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, जब ये काम किया, अलग अलग वैल्यूज निकाली, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डालनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, चुंबकीय फ्लक्स का मान, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, तो उसके ऊपर काफी रिसर्च किया। तो उससे जो है हमारे पास यहाँ पर E/m का मान आया, और E/m का जो मान आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है बच्चों माइनस में 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम्स पर किलोग्राम जो है वो हमारे पास मान आ रहा है। ये मान हम लोगों को, एक मिनट, ये मान हम लोगों को जे थॉमसन ने फाइंड आउट करके दिया। पहली बात, ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस बता रहा है कि यहां पर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। E/m को डिवाइड किया तो ये मान आ रहा है, ये फिक्स है, मतलब आप यहां पे कोई सी भी गैस फिल कर लो, हर बार ये डेटा कैसा आने वाला है, फिक्स आने वाला है। इसे आपको याद रखना है, माइनस 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। आवेश के लिए क्या यूनिट होता है, कूलाम। द्रव्यमान के लिए क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, राइट। तो कूलाम प्रति किलोग्राम जो है वो इसका यूनिट हो गया, और ये फिक्स है। तो जब, एक बात बताओ आप मुझे कि ये यहां पर ये वैल्यू फिक्स आ रही है, E/m का मान क्या हो रहा है, फिक्स आ रहा है। तो अब मुझे एक चीज समझनी है, यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई सी भी गैस ले लो, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, यही कहा था। और मैंने उस टाइम पे कहा था कि यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिलता है, पक्का। अब दूसरा केस देखना, मैंने हाइड्रोजन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो ऑक्सीजन गैस ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ O प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट केस देखना, अब नेक्स्ट केस हो गया, इसलिए मान लो नाइट्रोजन है ना, एग्जांपल बना रहा हूं मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए, 2N प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अल्टीमेटली नोटिस करो कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक ही जैसे तो आ रहे हैं। अब जब ये पार्टिकल्स एक जैसे ही आ रहे हैं, तो इनका जो चार्ज है इनके ऊपर में, और इनका जो मास है वो सेम ही तो आएगा। चाहे आप हाइड्रोजन गैस ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, हर गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाओगे आप, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अगर सेम बनते होंगे तो उनके ऊपर आवेश और उनके द्रव्यमान का मान समान होगा। तो हर बार चाहे हाइड्रोजन गैस लो, चाहे ऑक्सीजन गैस लो, चाहे नाइट्रोजन गैस लो, आपके पास E/m का मान कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब जो लॉरेंज और स्टोनी साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पता किया कि यार हर बार ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसे अपन कौन से पार्टिकल्स बोलते हैं, कैथोड रे पार्टिकल्स या कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स बोल रहे हैं, ये तो सेम ही आ रहे हैं। जब ये पार्टिकल सेम आ रहे हैं तो उन्होंने उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स अपन लोग अब बाय डिफॉल्ट क्या जानते हैं, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, परमाणु का अंदर का एक पार्ट होता है। हाँ जी बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो E/m रेशियो क्लियर, E/m से भी क्लियर हो गया कि अपन को यहाँ पर इसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां तक का अपना पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद अब अपन लोग एक छोटा सा पॉइंट और करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब अपन इतनी देर से पढ़ते जा रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कितना चार्ज होता है इसके ऊपर में ये अपन देख लेते हैं। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब देखो ये अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन को पता चलता है मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग से, ये अपन को पता चलता है। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग से जब अपन इसको पता करते हैं, ठीक है, तो बस ये अपन को, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपनी बुक में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल चीज है, आप लोग पढ़ेंगे इसको समझ में आ जाएगा। भाई तेल की बिंदुओं को बिल्कुल छोटा छोटा रूप में गिराया जाता है तो वो आवेशित हो जाती है, उनपे कितना आवेश होता है उसका मान मिलिकन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो देखो इससे जब आप कैलकुलेट करते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश आता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये इसके ऊपर में आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो देखिए आपके पास क्या मिल गया, E/m का वैल्यू है कितना है भाई, माइनस में 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम।
अब आपके पास E बाई एम का वैल्यू है और E का वैल्यू है, तो क्या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, E अपॉन E बाय एम। तो इसका मतलब माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय माइनस में 1.75 इंटू 10⁻11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम जो है वो इसका डेटा आ जाएगा। तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, मैथमेटिकली। चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और E बाई एम कैसे कैलकुलेट किया, E बाई एम अपन ने कैलकुलेट करके किसने अपन को बताया, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से अपन लोगों को पता चला। आ गया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अपन लोगों ने आज पूरा डिस्कवरी कर लिया, पूरा चीज पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। That's all for this lecture. Thank you very much.